मिक्सचर तक। सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताइए। सेचुरेटेड ऑन है। हम्म, ऑन है। ठीक है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो? सॉल्यूट की। किसकी मात्रा? सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। ठीक है। सेचुरेटेड या फिर डाइल्यूट। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? विलेय की मात्रा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। चलिए, यहां तक हम लोग कर लिए थे कल। उसके बाद एक दो चीज और इसमें है, उसको लिख लेंगे। एक लिखिएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग कुछ पढ़ा देंगे। परिक्षेपण। 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 डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। इसमें लिखिएगा, जब कोई कण जब कोई कण दूसरे कण के चारों ओर जब कोई कण दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, तो इस क्रिया को परिक्षेपण परिक्षेपण कहते हैं। तो इस क्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, दूध के चारों ओर वसा का बिखर जाना। दूध के चारों ओर वसा का वसा का बिखर जाना। ठीक है, बताया समझ में? परिक्षेपण किसको कहा जाएगा? ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से उसका जो सॉल्यूट है वो बाहर निकल करके सॉल्यूशन के चारों ओर क्या हो जाए? बिखर जाए। तो जैसे दूध होता है, उसको मथा जाता है तो उसका क्रीम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है ना? तो वो क्या कहलाता है? परिक्षेपण। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सेकंड, निलंबन। या सस्पेंशन। निलंबन या सस्पेंशन। लिखिएगा, इसके कण का आकार इसके कण का आकार 10⁻⁻5 मीटर से बड़ा होता है। इसके कण का आकार 10⁻⁻5 मीटर से बड़ा होता है, कॉमा, इसे देखा जा सकता है। मतलब खुली आंखों से देखा जा सकता है।
इसे देखा जा सकता है, किंतु यह फिल्टर पेपर को पार नहीं कर सकता। किंतु यह फिल्टर पेपर को पार नहीं कर सकता। फिल्टर पेपर को पार नहीं कर सकता। ठीक है, तो निलंबन का पार्टिकल जो होगा, इसमें पार्टिकल का साइज कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 मीटर से अधिक। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये फिल्टर पेपर को पार नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में क्या होगा, लिखिएगा स्याही, नहीं स्याही नहीं, सिरप। हाँ सिरप, जो सिरप हम लोग पीते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा सिरप, कॉमा नदी का गंदा जल, नदी का गंदा जल इत्यादि। ठीक है, उसको हम लोग फिल्टर पेपर से अगर छानेंगे नदी के पानी को, तो छाना जाएगा, नहीं छाना जाएगा। नदी के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया था, फिल्टर पेपर का। तो फिल्टर पेपर में उसका जो डस्ट पार्टिकल रहता है, उसका साइज सब उसमें कितना होगा, 10⁻⁻5 मीटर से बड़ा। तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, छना जाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर सिरप जो है, जो सिरप हम लोग पीते हैं, वो भी फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, छना जाएगा। तो जो फिल्टर पेपर से फिल्टर हो सके उसको क्या कहते हैं हम लोग, सस्पेंडेड पार्टिकल, या फिर सस्पेंशन, या फिर निलंबन। और थर्ड लिखिएगा कोलवाइडल। कोलवाइडल, कोलवाइडी विलियन बोलते हैं हिंदी में, कोलवाइड। हाँ हाँ, कोलवाइडल कोलवाइडल होगा। लिखिएगा इसके कण का आकार, इसके कण का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 मीटर तक होता है। 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 मीटर तक होता है। ठीक है, इसका आकार कहाँ से हो जाएगा, 10⁻7 से 10⁻5। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा इन्हें नहीं देखा जा सकता, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इन्हें नहीं देखा जा सकता। अगला पॉइंट, यह यह फिल्टर पेपर को पार, यह फिल्टर पेपर को पार कर जाता है। यह फिल्टर पेपर को पार कर जाता है। ठीक है, यानी इसको फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। समझ में आया। कोलवाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते। कहाँ तक, यानी हम लोग छान सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर तक। हाँ, इससे जैसे ही ज्यादा हुआ 10⁻6 7 तक हुआ, उस फिर फिल्टर पेपर से छनाएगा नहीं, फिल्टर पेपर को भी क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल लिखिएगा, स्याही, इंक स्याही, कॉमा दूध, दूध, कॉमा रक्त, रक्त इत्यादि, रक्त इत्यादि। ठीक है, रक्त भी क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, कोलवाइडल। रक्त में क्या क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा में होता है ना जी। लेकिन उसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। उसको छानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस मशीन से छनाता है ब्लड। ठीक है, चलिए उसके बाद एक फोर्थ टॉपिक लिखिएगा, ब्राउनियन गति, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मूवमेंट। हो गया। इसमें लिखिएगा कोलवाइड तथा निलंबन के कण, कोलवाइड
तथा निलंबन के कण एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से गति करते हैं। एक दूसरे से टकराकर अनियमित रूप से गति करते हैं। इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इसे ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति कहते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, तापमान बढ़ाने पर, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, तापमान बढ़ाने पर ब्राउनियन गति, तापमान बढ़ाने पर ब्राउनियन गति बढ़ जाता है। ब्राउनियन गति बढ़ जाता है। ठीक है। अब जैसे एक हमने कुछ बीकर लिया या फिर बकेट कुछ भी रखे, ठीक है, इसमें कौन कौन सा पार्टिकल रखे, मान लो ये पार्टिकल जो है ये सस्पेंडेड पार्टिकल है। ठीक है, यह हो गया आपका सस्पेंडेड पार्टिकल। इस सस्पेंडेड पार्टिकल का जो साइज है वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 मीटर। उसके बाद इसी के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल भी है, तो कोलॉइडल पार्टिकल इससे थोड़ा छोटा है ना, और इसका जो साइज हो जाएगा वो 10⁻⁻7 या 6 जो भी रख लीजिए। ठीक है। अब जैसे ही इस पर आप प्रकाश डालोगे, इसके ऊपर लाइट गिराओगे या फिर इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो जो पार्टिकल है ये आपस में टकरा करके किधर भागेगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, यानी इस मोशन को कहा जाता है जिग जैग मोशन। क्या बोला जाता है, जिग जैग मोशन कहा जाता है। ठीक है, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल और कोलॉइडल पार्टिकल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं या फिर जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी गति जो होती है वो अनियमित रूप से जिगजैग मोशन में बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति। ठीक है, ब्राउनियन गति कहा जाता है। तापमान बढ़ाने पर ब्राउनियन गति बढ़ेगा, तापमान घटाने पर ब्राउनियन गति घटेगा। क्लियर है। एक और लिख लो, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट। इसमें लिखिएगा, जब कोलॉइडी तथा निलंबन के कणों पर, जब कोलॉइडी तथा निलंबन के कणों पर प्रकाश टकराता है, प्रकाश टकराता है, तब प्रकाश का प्रकीर्णन ब्रैकेट में लिखिएगा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग प्रकीर्णन हो जाता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कुल देखो इसमें ये कोलॉइडल पार्टिकल है और सस्पेंडेड पार्टिकल है। इस पर जैसे ही प्रकाश गिरेगा ना तो प्रकाश क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, फैलना। एक लाइन में बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। या फिर कई बार देखिएगा कि अब प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं क्या, लाइट देख सकते हैं, लेकिन रात में आप टॉर्च जलाइएगा तो देखिएगा कि दूर तक प्रकाश जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो प्रकाश नहीं दिखाई देता है,
जो धूल कण होते हैं उस धूल कण पर प्रकाश टकरा करके क्या हो रहा है, फैल रहा है, इधर उधर डायरेक्शन अपना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वही क्या है, टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। जब इन दोनों पार्टिकल के कणों से प्रकाश टकराएगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, फैलाव। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। चलिए इतना ही। इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग बना लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। इसमें लिखिएगा, सभी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं ताकि वे इनर्ट गैस अक्रिय गैस की भांति फिर होकर अपना ऑक्टेट पूरा करें। अपने ऑक्टेट को पूरा करने हेतु वे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसे केमिकल बॉन्डिंग या इस प्रक्रिया को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, केमिकल बॉन्डिंग के निम्न प्रकार हैं। पहला, के हो जाएगा यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड लिखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध। थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध।
जितने सारे एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118। तो सभी एलिमेंट क्या चाहते हैं? उनके आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट मतलब वैलेंस शेल में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में हो जाता है तो उसको कहते हैं कि उसका क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट। क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट। और जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है वो क्या हो जाता है? स्टेबल। क्या हो जाता है? स्टेबल, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं रहता है। इसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देता है, मतलब दूसरे से ले लेता है, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों को क्या करता है? डोनेट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन है नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने के कारण ये उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, किस लिए किया किया जाता है? स्टेबल होने के लिए। अब आप देखते होंगे कि जितने सारे धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग किस लिए? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, दूसरे के साथ जुड़ना। अब क्या जरूरत है यहाँ पर कि सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़े? कोई मतलब है दोनों को? क्लोरीन का कंप्लीट प्रॉपर्टी अलग है, सोडियम का कंप्लीट प्रॉपर्टी अलग है। तो दोस्ती काहे लिए करेगा? फायदा के लिए करेगा। दोनों को फायदा होगा तभी ना दोस्ती करेगा जी, है ना? दोस्ती लोग क्यों करता है? कहीं पर मार झगड़ा फंसे तो काम आए, है ना? या फिर कुछ रुपया पैसा का जरूरत हो तो काम आए। कोई ना, बिना स्वार्थ का दोस्ती होता है? बहुत कम दोस्ती होता है। होता है ना? भगवान लोग में भी दोस्ती हुआ तो बहुत जगह पर देखिएगा थोड़ा बहुत स्वार्थ वहां पर दिखेगा ही दिखेगा। नहीं हुआ? हाँ, भगवान श्री राम का और अंगद का, अंगद कह रहे इनका, सुग्रीव का दोस्ती हुआ तो भगवान राम तो खैर निस्वार्थ भाव में थे कुछ ज्यादातर, लेकिन सुग्रीव किस लिए थे? किसकिंधा का राज्य मिल जाए, इसलिए दोस्ती किए थे, बाली को ये किया जाए, है ना? कृष्ण भगवान और सुदामा जी का दोस्ती, कृष्ण भगवान निश्चल थे लेकिन सुदामा किस लिए गए थे उनके पास? घर और मिल जाए, पैसा वैसा बन जाए, है ना? तो वो जो दोस्ती होता है वो किस लिए होता है? हर जगह पर तो कहीं ना कहीं वहां पर हिडन कुछ उसका स्वार्थ होता है। समझ में आ रहा है? तो जो भी एलिमेंट है उसका भी हिडन स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। अब इसके पास आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कितना? सोडियम में एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, और उसी एक इलेक्ट्रॉन के चलते ये डिस्टर्ब है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा? कि हम क्या कर दे? त्याग दे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 8 7 है, 2 8 और 1, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसके पास 7 है, ठीक है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 7 है। तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आ जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इसलिए ये क्या करेगा? केमिकल बॉन्डिंग करेगा। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, और जुड़ जाएगा तो दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, कितने तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं? 3 तरह के। पहला आयोनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजी बंध। हेडिंग बनाइएगा आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लिखिएगा यह बंध, यह बंध इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के को त्याग करने या ग्रहण करने के कारण, ग्रहण करने के कारण, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर बनता है, ब्रैकेट बंद, कारण बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह धातु और अधातु, यह धातु और अधातु के बीच बनता है। अगला पॉइंट, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं।
धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। समझ में आया? हम्म। एग्जाम्पल लिखिएगा, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल। CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पर देखो, कैल्शियम जो है उसके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 8 और 2। तो अनस्टेबल कितने के कारण है? 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। आउटर ऑर्बिट को भेज के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। ऑक्सीजन के पास कितना है? 2 और 6। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब जैसे ही आपको पूछा जाए कि आयोनिक बॉन्ड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स कोई बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछेगा, बॉन्ड दिया हुआ रहेगा, पहचान करना होगा कि कौन सा बॉन्ड है। ठीक है। तो बॉन्ड पहचान करोगे तो इस बॉन्ड को तो एकदम याद कर लो। इस बॉन्ड का मतलब होता है, आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है विवाह करना। क्या होता है जी? विवाह करना। आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है? विवाह करना। विवाह करने में क्या होता है? कन्या का स्थानांतरण क्या हो जाता है? दुल्हन का स्थानांतरण, ट्रांसफर हो जाता है। नहीं होता है? एक घर से बेचारी उठ करके दूसरे घर पर चले गए। तो यहाँ पर भी वही होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका शेयर ओवर नहीं हो रहा है, सीधे क्या हो जा रहा है? ट्रांसफर। यहाँ से उठा वहां चला गया, फिर रिटर्न नहीं आएगा। अब जहां पर भी विवाह होता है तो वहां पर एगो लड़का चाहिए, एगो लड़की चाहिए, है ना? दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के लोगों के बीच में क्या होता है? विवाह होता है। तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इस आयनिक बॉन्ड में भी क्या है? दो अलग अलग विशेषता है। क्या है? यह क्या है? मेटल। और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो जैसे ही देखोगे कि एक धातु है और एक अधातु है तो वहां पर हमेशा आयोनिक बॉन्ड ही होगा। एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है। मेटल को पहचानने का तरीका बताए हैं, बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन। बहुत पीड़ा होगा। बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए, बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। जितने सारे गैस हैं सब नॉन मेटल है। ठीक है, याद रहेगा, ऑल गैसेज आर नॉन मेटल। तो यहाँ पर ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो बॉन्ड कौन सा? आयोनिक। मेटलॉइड 4 हो जाएगा। हाँ, उस पर हम लोग आएंगे, मेटलॉइड पढ़ना है। उसके बाद देखिए, मान लो यहाँ पर सोडियम है और क्या है? क्लोरीन। ठीक है। तो सोडियम के आउटर ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 2, 8 और 1। और उसके बाद क्लोरीन है, 2, 8 और 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा, नमक बन जाएगा। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन करेगा? +2। ठीक है। और ऑक्सीजन कितना करेगा? -2। तो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। लिख लीजिए। हो गया। पहचान लोगे ना आयनिक बॉन्ड? बताओ तो, इसमें कौन सा बॉन्ड है?
क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड है ना, नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड भी क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्साइड तो हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, बेस है। हाँ, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। किसको? हाँ। हाँ, यहाँ पर ये हो जाएगा Na+OH-। अरे पढ़े हो ना कि जितने सारे बेस होते हैं, जो भी बेस होता है, इस बेस को आप जैसे ही एक्वस करते हो, पानी में घुलाते हो, तो उसके अंदर का प्लस फिर पिटाओगे OH-। क्या करेगा? OH-। और जितने सारे एसिड होते हैं, इसको आप एक्वस करते हो, तो ये क्या करता है? H+ आयन। एसिड का जलीय विलयन H+ आयन देता है। ठीक है, और बेस का OH- देता है। तभी हमने क्या पढ़ा? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, तो नॉन मेटल है। और यहाँ पर सोडियम क्या है? मेटल है। तो पहचानना इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। इंपॉर्टेंट जो जो एग्जाम में दिया हुआ है वो लिखा देते हैं, लिख लो। एक छोटा सा चार्ट टाइप का बना लो। एक में लिखना है विद्युत संयोजी यौगिक या आयोनिक बॉन्ड। एक में लिखिएगा आयोनिक बॉन्ड। एक में लिखिएगा केमिकल फॉर्मूला। आयनिक बॉन्ड एंड केमिकल फॉर्मूला। एंड कॉम्पोजिशन आयन। 3 लिख लो। ठीक है, कॉम्पोजिशन आयन आपको लिख के लाना है खुद से, घर से ही होमवर्क में रहेगा। ठीक है, पहला लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र में लिख लीजिए MgCl2। MgCl2। ठीक है, अब इसका आप केमिकल कॉम्पोजिशन करोगे, तो एक का बता देते हैं, क्या लिखोगे? Mg+2 Cl-2। केवल -1। हाँ, तो कैसे आया है? इसी तरीके से आपको सबका लिख कर लाना है, कंपोजिशन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्लास में चेक करें। दूसरा लिखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हो गया। तो ये भी क्या होगा? NH+4Cl। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है। थर्ड लिखिए पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड KCl। हो गया। उसके बाद लिखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। उसके बाद लिखिएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद लिखिएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl। उसके बाद लिखिएगा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद लिखिएगा कॉपर सल्फेट। हाँ, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट।
उसके बाद लिखिएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसका कॉम्पोजिशन आयन लिख के दिखाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद लिखेंगे, हेडिंग बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड, हिंदी में लिख लेंगे आयोनिक बॉन्ड की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध की विशेषता, आयनिक बंध की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इसमें लिखिएगा इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, हाँ एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन विद्युत का सुचालक, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, विद्युत का सुचालक एवं इसका ठोस रूप, इसका ठोस रूप विद्युत का कुचालक होता है, इसका ठोस रूप विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक मतलब इंसुलेटर, कुचालक होता है। अब जैसे मान लो नमक है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को आप क्या किए, ठोस रखे हैं, सॉलिड, ऐसे ही नमक रखे हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो करेगा? नहीं करेगा। और नमक को पानी में घोल दोगे तब करेगा। पानी में घोल दोगे तो उसमें आयन आ जाएगा, और जैसे ही आयन आ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होने लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, अर्थिंग में यूज किया जाता है, नमक का बोरा पूरा डाला जाता है, ठीक है। तो विद्युत का ये क्या होगा, जलीय विलयन में सुचालक और ठोस अवस्था में कुचालक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये सामान्यतः, ये सामान्यतः जल में, जल में घुलनशील होते हैं, ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं एवं, एवं कार्बनिक विलयन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, कार्बनिक विलयन में, कार्बनिक विलयन में कम घुलनशील, कार्बनिक विलयन में कम घुलनशील, विलयन सॉल्यूशन में कम घुलनशील होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन, हाँ बेंजीन, ब्रैकेट में लिख लिया C6H6, तथा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, पीने में जो अल्कोहल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये समझ में आया क्या? पानी में घुल जाएगा, नमक को पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन बेंजीन में डालोगे तो नहीं घुलेगा, अल्कोहल में डालोगे तो नहीं घुलेगा। समझ में आया? अल्कोहल में नहीं घुलेगा और पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो याद रखना है, अब इसी का ठीक कोवैलेंट बॉन्ड इसका उल्टा हो जाएगा, वो इसमें घुल जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा। तो ये याद रखना है सॉल्युबिलिटी इसका, आयनिक बॉन्ड इज सॉल्युबल इन वाटर, कैन नॉट बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लाइक बेंजीन और इथाइल अल्कोहल। हाँ बैठ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, पहला पानी में घुलनशील और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह, यह रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से रवेदार,
रवेदार मतलब क्रिस्टल फॉर्म। हाँ, रवेदार, क्रिस्टेलाइन या क्रिस्टल, यह रासायनिक रूप से रवेदार होता है। रवेदार का मतलब, क्रिस्टलाइन का मतलब दानेदार। ठीक है, नमक को छुओगे तो पता चलेगा ना, रुखड़ा दानेदार। ठीक है, तो रासायनिक रूप से कैसा होगा? रवेदार होगा, दानेदार होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। इसका एमपी और बीपी दोनों उच्च होता है, उच्च होता है। इट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है। बात समझ में आया? क्या आया? जल्दी गल जाता है? हाँ, जल्दी नहीं गलता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। क्लियर? चलिए आगे, इतनी तीन को प्रॉपर्टीज का याद रखिएगा। कोई दिक्कत? आयनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, याद रहेगा। शेयरिंग, शेयरिंग होगा, फिर होगा शेयरिंग नहीं होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, सीधे ट्रांसफर हो जाएगा आयनिक बॉन्ड में। शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड में होगा, ध्यान से लिखवाए हैं ना, इसका स्थानांतरण होता है, तो दोबारा लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा नोट में, नोट में लिखिएगा, आयनिक बॉन्ड बनाने वाले, आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले दो तत्वों में से, दो तत्वों में से किसी एक का, किसी एक का आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, कॉमा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रो निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जबकि दूसरे की कम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों टर्म समझ में आ रहा है कि लिखवा दें? आ रहा है? देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहा जाता है? आयनन विभव। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है? घूम रहा है। मान लो ये अलग अलग ऑर्बिट है, यह है आपका एस पी डी। तो एक चीज हम पढ़े थे हम लोग कि एस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे कम एनर्जी होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी एफ में, लास्ट वाले ऑर्बिट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मान लो एस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें हम इतना एनर्जी प्रोवाइड किए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगले ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाए, फिर यहाँ पर इसको इतना एनर्जी दिया कि ये अगले ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने की क्षमता को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइज मतलब क्या होता है? एनर्जी दे देना। ठीक है, ग्लूकोज पीते ही हम लोग आयोनाइज्ड हो गए, मतलब एनर्जी आ गया। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए ताकि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके
दूसरे ऑर्बिट में चल जाए, तो कहीं पर भी केमिकल बॉन्ड बनेगा ना, या आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो एक का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दो तत्व है यहाँ पर NaCl, तो एक का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, और दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा करके उसके अगले ऑर्बिट में शिफ्ट करने की क्षमता क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और दो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब का इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या होता है, सबसे हाई होता है। लिखा देते हैं, एक एक लाइन में लिख लो ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हेडिंग बना लीजिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लिखिएगा इसमें, किसी तत्व के, किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, बाहरी इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा जिससे वह अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाए, अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाए, कॉमा, आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कहलाता है। इसी का अगला पॉइंट लिखिएगा, धातुओं का, यानी मेटल का, धातुओं का आयनन विभव कम होता है, जबकि जबकि अधातुओं का बहुत अधिक, जबकि अधातुओं का बहुत अधिक। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये सोडियम है, तो इसका आयनन आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, तभी ना ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, आसानी से त्याग दे रहा है, ठीक है। और अधातु का क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, और नॉन मेटल का हाई होगा, अधिक होगा। चलिए दूसरा लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें लिखिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हो गया? यह, कॉमा देखे, यह क्लोरीन में सर्वाधिक होती है, क्लोरीन में सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें है, क्लोरीन में। यही ना खींचता है, हर जगह से देख रहे हो एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जितना एग्जाम्पल लिखवाए हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लिखिएगा इसमें, यह डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है,
यह डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है जो सर्वाधिक फ्लोरीन में होती है, जो सर्वाधिक फ्लोरीन में होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किस में होता है? फ्लोरीन में। चलिए याद हो गया। इसके बाद लिखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड, कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजी। कोवैलेंट, सहसंयोजी बंध। इसमें लिखिएगा डैश दे करके। यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ब्रैकेट में शेयरिंग, ब्रैकेट में लिखिएगा शेयरिंग से बनता है। अगला पॉइंट, यह हमेशा दो अधातुओं के बीच, यह हमेशा दो अधातुओं के बीच या दो गैसों के बीच, दो अधातुओं के बीच या दो गैसों के बीच बनता है। हो गया। अगला पॉइंट, यह तब बनता है जब दोनों तत्वों का आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो। समझ में आया? हाँ। कोवैलेंट बॉन्ड को याद करने के लिए क्या तरीका यूज कर सकते हैं? सहेली। क्या यूज कर सकते हैं? सहेली। आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हाँ, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था आयोनिक बॉन्ड में? ट्रांसफर। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? शेयरिंग। आयोनिक बॉन्ड किसके किस में बन रहा था? एक मेटल और एक नॉन मेटल। और यहाँ पर क्या हो रहा है? दो नॉन मेटल, एक ही प्रजाति का दोनों है ना। अब जैसे सहेली है तो एक ही प्रजाति का दोनों है, मतलब दोनों का दोनों क्या है? लड़की। हाँ, सहेला नहीं ना होता है, सहेला शब्द नहीं होता है, क्या होता है? सहेली। मतलब दो लड़कियां मित्र हैं तो क्या कहलाता है? सहेली। तो ये बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनेगा? किसके बीच में बनेगा? दो नॉन मेटल या फिर दो गैस के बीच में। सेम प्रजाति होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड। याद रहेगा। अब लड़कियों के बीच में कभी भी आप देखिएगा ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब कहीं पर भोजन करने गए, रेस्टोरेंट वगैरह में गए, 2000 के बिल आया तो एक ही लड़की उसको पे नहीं कर देगी। हम क्या किए? तू पूरा पैसा दे दिए, तो पूरा पैसा दे दिए तो ट्रांसफर हो गया। वहां क्या होगा? शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बराबर की साझेदारी। दो लोग हैं तो दो लोग में डिवाइड होगा, चार लोग हैं चार लोग में डिवाइड होगा। इक्वल क्या होगा? शेयरिंग होगा। सही बात है ना? इक्वल क्या होगा? शेयरिंग। एकदम बराबर। जैसे 50 रुपया का बिल आया तो 25 रुपया, इन्हें 31 दे दिया, एक 20 दे दिया। तो जहां पर, हाँ, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस बॉन्ड में दोनों तत्वों पर इलेक्ट्रॉन का बराबर का अधिकार होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? बराबर का अधिकार होगा।
हाँ, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो मान लो Cl2, इसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा, क्या लिखा? Cl2। दूसरा चीज, दोनों तत्व जो इसमें जुड़े रहेंगे उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन, ये आपका आयोनिक पोटेंशियल, तीनों क्या होगा? हाई होगा। तो जैसे Cl2 है, इसका क्या मतलब है? दो गो क्लोरीन है ना जी? तो यहाँ पर दो क्लोरीन है। अब दो क्लोरीन है तो दोनों के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सात सात है, सात इलेक्ट्रॉन। सात इलेक्ट्रॉन दोनों के आउटर ऑर्बिट में है। तो दोनों क्या काम करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। और जैसे ही दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो पेयर बना लिया और दोनों स्टेबल हो गया। दोनों के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? आठ आठ हो गया। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। शेयर कर लिया ना, दोनों जुड़ गया आपस में। हाँ, अब जैसे ही दोनों जुड़ा, कभी भी याद, इसमें एक और चीज याद रखना है, कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसको Cl2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। दूसरा एग्जांपल मान लो है O2, ऑक्सीजन। तो O2 है तो कै गो ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है ना जी? तो दो ऑक्सीजन है तो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में। तो ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। तो दोनों स्टेबल हो गया, आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको हमको दिखाना होगा तो कैसे दिखेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, और जहां पर एक हो रहा है, जैसे अब मान लो नाइट्रोजन N2, ठीक है? तो N2 है तो दो गो नाइट्रोजन हुआ ना। और नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में सात इलेक्ट्रॉन, पांच ना, पांच, दो और पांच होता है। हाँ, तो पांच हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर ऑर्बिट में, ठीक है? तो यहाँ पर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? तीन का शेयरिंग हो रहा है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड। तीनों एग्जांपल लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट लिखिएंगे। हाँ, इसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, इसके 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इसके 3 प्रकार हैं। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। इसके 3 प्रकार हैं, पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। हो गया। इसमें बताइए सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? हाँ, सिंगल बॉन्ड। और सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा? सबसे कमजोर सिंगल बॉन्ड। और सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। सबसे कमजोर सिंगल और सबसे मजबूत ट्रिपल। सबसे लंबा बॉन्ड सिंगल रहता है, ठीक है, इसलिए सबसे कमजोर हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड याद रखना है वीक होता है और ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है। लिख लिए? अपने से बताओ तो CO2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाए थे हम लोग। डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन सेंटर एटम हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसे देखो, कार्बन क्या आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर ऑर्बिट में 6। तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 2 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, CO2 डबल बॉन्ड। ऐसे कोई भी रहेगा पता चल जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की विशेषता। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह पहला पॉइंट, यह जल में घुलनशील नहीं होता। यह जल में घुलनशील नहीं होता तथा कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में घुलनशील होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका MP तथा BP, हाँ, इसका MP तथा BP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP तथा BP दोनों कम होता है। हो गया। नोट में अब 3 पॉइंट लिखना है। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, सिग्मा बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। जब एस सब ऑर्बिट, एस सब ऑर्बिट यानी एस उपकक्षा मिलता है तो यह बॉन्ड बनता है। तब यह बॉन्ड बनता है। हो गया। अगला पॉइंट, पाई बॉन्ड। सेकेंड लिखिएगा पाई बॉन्ड। इसमें लिखिएगा जब जब पी उपकक्षाएं, पी सब ऑर्बिट आपस में मिलती हैं तब यह बॉन्ड बनता है। तब यह बॉन्ड बनता है। हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या याद रखना है आपको? सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा। और जीरो क्या होता है? पाई। याद रहेगा। दूसरा लिख लीजिए इसको। जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। लिख लिए? अब एग्जाम्पल यहीं से शुरू करो। पहला एग्जाम्पल लिखो। जैसे मान लो हमने दिया क्या आपको? CO2। CO2 में क्या बताना? सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यही है ना। अब इसमें सिग्मा और पाई काउंट करना है। तो देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड एक भी है? नहीं है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा होता है और नीचे वाला पाई होता है। तो ऊपर वाला एक सिग्मा और यहाँ पर तो सिग्मा कितना हो गया? दो सिग्मा हो गया। और पाई, एक पाई और दो पाई। ठीक है। दो सिग्मा और दो पाई हो जाएगा। हाँ, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो गया। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक पाई और दो पाई। ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास Cl2 है, Cl2, तो क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है ना। तो इसमें सिग्मा कितना है? एक। और पाई कितना है? जीरो हो गया। ये दो को एग्जाम्पल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा कितना है? ऊपर वाला मत देखो, वो छोड़ो। ऊपर वाला सिग्मा, तो एक क्या हो जाएगा? सिग्मा। और पाई कितना हो जाएगा? दो पाई हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल आप बताओ। C6H6 का बताओ तो, सिग्मा और पाई, बेंजीन का। वो हम काहे लिए बनाए? तुम बनाओ। हम स्ट्रक्चर क्यों बनाएंगे? आप बनाइए। C6H6, हाँ, साइक्लिक फॉर्म में बनेगा।
इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड। हम्म, गलत है। हम्म, नहीं बना। देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। एक अल्टरनेट बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। हाँ, 12 सिग्मा और 3 पाई। अब ठीक, ठीक है। सोच से बाहर था ना, 12 सिग्मा होगा, इसीलिए सही नहीं बना। इसमें देखो सिग्मा, सिग्मा देखो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है, काउंट करो। देखो एक सिग्मा, दो, तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब पाई डबल बॉन्ड में ही है ना केवल, 1, 2, 3 पाई हो गया। एक और एग्जांपल बताइए, इसका बनाओ तो। एसिटिलीन C2H2, C2H2 एसिटिलीन। बन गया एसिटिलीन का। ये हो गया एसिटिलीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा पहले इसमें काउंट कर लो, 1, 2, 3। और पाई इसमें काउंट कर लो, 1 और 2। 3 सिग्मा, 2 पाई। चलिए लिख लिए। ठीक है, तो आज इतना ही। को कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगले क्लास में करवा देंगे। ठीक है, आज से होली का छुट्टी। ठीक है, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आप सबके लिए, है ना। होली में बढ़िया से सेफ होली खेलना है। कई वो लोग होली का इंतजार करते रहता है दुश्मनी सधाने के लिए, तो उसके दुश्मनी में नहीं फंस जाएंगे। ठीक है, अभी कई बार आता है कि ऐसा बेकार बेकार केमिकल वाला लोग रंग यूज कर देता है कि चमड़ी उमड़ी छोड़ देता है, चमड़ी खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाता है। तो सबसे बच के, किसी से झगड़ा उगड़ा लिया है तो उसके साथ होली खेलने नहीं जाना है। सब होली ये तो सेफ होली खेलना है, अच्छे से खेलना है। और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सोमवार से। ठीक है, मंडे से क्लास कंटिन्यू हो जाएगा आपका। मंडे मतलब